नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी के लिए कामदगिरी एकेडमी परिवार की तरफ से कामदगिरी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी कामदगिरी एकेडमी के इस चैनल के साथ जुड़कर अपने स्टडी को महत्वपूर्ण अपने स्टडी को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। आप सभी के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। केमिस्ट्री का यह टॉपिक सॉलिड स्टेट का टॉपिक होगा और यह क्लास 12th आईआईटी जेईई मेंस नीट के पर्पस से यह बैच प्रारंभ किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्लास रेगुलर बेस पे आप सभी को मिलती रहेगी और इसी के साथ आप सभी को एक चीज याद रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि पंख ही काफी नहीं है, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए, हौसला भी चाहिए उनकी उड़ानों के लिए। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए उनकी उड़ानों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक नए हौसले के साथ, बुलंद हौसले के साथ, मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार सतत प्रयास के साथ कामदगिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी स्टडी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम अपने इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आई होप आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, बेहतर होंगे। और आज से कामदगिरी एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक, सॉलिड स्टेट। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की यदि तैयारी करनी है तो देखिए, सबसे पहले आपने क्लास 10th में पढ़ा, 10th में 9th में आपने साइंस पढ़ी। और जब आप 9 10th में पढ़ करके 11th में जाते हैं तो आपने देखा होगा 9 10th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में काफी बदलाव देखने को मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, 11th के सिलेबस के साथ आपको मजबूत बनाया जाता है, दृढ़ बनाया जाता है। और आज आपको उस सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाया जाता है। जब आप अपने आप में खुद एक सॉलिड बन जाते हो, एक ठोस बन जाते हो, तो एक सॉलिड बना करके सबसे पहले आपको गढ़ा गया है 11th में। अब आपको हम सॉलिड स्टेट के फर्स्ट टॉपिक से रूबरू करवाएंगे और इसी के साथ प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, का नाम है सॉलिड। आप सभी लगातार इस टॉपिक से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। आपको चैनल के साथ बेहतरीन क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो सॉलिड स्टेट का रूपांतरण करें मेरे प्यारे बच्चों, उस अवस्था क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपका यदि ये टॉपिक है ठोस अवस्था का, तो क्वेश्चन आता है हम सबके सामने, एक क्वेश्चन कि ये ठोस अवस्था आया कहां से। चलिए तो बात करते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था क्या आया कहां से। तो ठोस अवस्था, आज हमें ठोस अवस्था, अभी आगे हम पढ़ने को मिलता है या पीछे पढ़ चुके हैं या किसी भी चीज, अभी हमें द्रव अवस्था भी पढ़ना पड़ेगा। द्रव अवस्था के बाद हमें गैसियस पढ़ना पड़ेगा, गैसीय अवस्था भी पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, चाहे उसको हम फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, तो हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक्स के बारे में मेरे प्यारे बच्चों जानकारी होना चाहिए कि ये आए कहां से। तो आप सभी को मालूम है, ठोस अवस्था पढ़ने से पहले हमें मैटर के बारे में स्टडी करना हो। बारे में बेटा, मैटर के बारे में। और मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। क्या कहते हैं? द्रव्य। मैटर द्रव्य। अब क्वेश्चन ये है कि मैटर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको समझना होगा कि मैटर कहते किसे हैं? मैटर की डिफिनेशन क्या होती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैटर की डिफिनेशन आप नोट डाउन करते जाइएगा। द स्पेस
that shows the mass and can be can be felt can be felt मेरे। अब देखो दे रहा है मैटर द स्पेस दैट इनक्लोज द स्पेस क्या होता है स्थान इनक्लोज यानी घेरना। तो द स्पेस दैट इनक्लोज वह जो स्थान घेरता है द मास द्रव्यमान होता है मास होता है एंड विच कैन बी फेल्ट एंड जिसे आभास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है आभास किया जा सकता है महसूस किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना। देखिए यहीं से हम देखेंगे यहाँ पर देखें वह जो स्थान घेरता है स्थान घेरता है तथा द्रव्यमान होता है मान होता है और ये महसूस किया जा सकता है महसूस किया जा सकता है किया जाता है। प्यारे बच्चों आपने देखा यहाँ पर द स्पेस दैट इनक्लोज द मास एंड व्हिच कैन बी फिल्ड द स्पेस दैट इनक्लोज द स्पेस दैट इनक्लोज द मास एंड व्हिच कैन बी जो स्थान घिरता है का मास होता है और जिसे महसूस किया जा सकता है हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य तो कोई भी चीज हो सकती है द्रव्य पदार्थ द्रव्य को हम एक दूसरा नाम यहाँ पर पदार्थ भी दे देंगे क्या देंगे पदार्थ पदार्थ वह जो स्थान घेरता है किसी को घेरने का प्रयास करता है तथा जिसमें एक मास होता है और हम महसूस कर सकते हैं आभास कर सकते हैं हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो द्रव्य हुआ। अब यहीं से ये आता है द्रव्य स्टेट्स ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाएं ऑफ मैटर। द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है मेरे तीन अवस्थाएं होती हैं सॉलिड एंड गैसेस। द्रव्य होता है जो पदार्थ होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। आपने पदार्थ देखा पदार्थ क्या होता है पदार्थ वही होता है जो स्थान घेरता है सॉलिड स्थान घेरेगा गैस आपका स्थान घेरे एक मास होता है और इसे महसूस किया जा सके जो थ्री टाइप्स की कोई भी प्रॉपर्टी यदि पाई गई पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों तो पदार्थ है आपका पदार्थ को थ्री टाइप से भी डिवाइड करने का काम कैसे हुआ। तो आपका सॉलिड आया मेरे प्यारे बच्चों ये सॉलिड और गैस। तो इसको थ्री टाइप्स में क्यों डिवाइड किया गया कैसे हुआ आखिर पदार्थ की कौन सी ऐसी कंडीशंस रही के कारण ये थ्री टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर कल सा कह सकते हैं फर्स्ट थर्मल एनर्जी
और सेकंड है इंटर मॉलिक्यूलर थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा, या इसी को नाम देंगे ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। ये है बेटा जो तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, यानी द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो थ्री टाइप्स में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने का काम ये दो कंडीशंस करती हैं। इन दो कंडीशन के आधार पर को थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ये थर्मल एनर्जी तापीय ऊर्जा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह सकते हैं आप फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये भी कहा जा सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन मैटर। कौन कौन से मैटर को कौन कौन से फैक्टर ने अफेक्ट किया? तो मैटर को दो फैक्टर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर को थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन दो फैक्टर ने जो मैटर होता है उसको अफेक्ट किया, और अफेक्ट करने के बाद थ्री स्टेट्स सॉलिड एंड गैस अवस्थाओं में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। अवस्थाओं में, थ्री अवस्थाओं में, थ्री स्टेट्स में इनको क्लासिफाइड कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा अच्छे से कि ये जो हम यहाँ पर एक चीज और कह सकते हैं, तो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य या मैटर, मैटर में पार्टिकल होते हैं। सॉलिड बनेगा तो पार्टिकल से बनेगा, बनेगा तो पार्टिकल से, गैस बनेगा तो पार्टिकल क्या होते हैं, हम ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल हैं, या इसी को हम पार्टिकल, ओनली पार्टिकल ना कह के प्यारे बच्चों को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल अवयवी कण या संघटक कण। द्रव्य जो होता है वो अवयवी कणों का समूह होता है। क्या होता है? अवयवी कणों का समूह। यहाँ पर हम द्रव्य को अवयवी कणों का समूह कहते हैं, यानी इस पार्टिकल्स होते हैं या अवयवी कण होते हैं का समूह ही द्रव्य कहलाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या अवयवी कण हैं, ये होते क्या हैं? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले सकते हैं, या तो हम आयंस ले सकते हैं, या हम मॉलिक्यूल ले सकते हैं, या एटम हो सकते हैं। यानी सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, तो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या संघटक कण होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, संघटक कण होते हैं वो आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम कुछ हो सकता है। द्रव्य जो होता है इन किसी के भी समूह से मिलकर बना होता है। अब इन समूह में द्रव्य को या मैटर को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब आपको देखना है कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैटर को अफेक्ट करने के टू फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? दो फैक्टर हैं, थर्मल एनर्जी और एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, यहाँ पर थ्री कंडीशंस आएंगी।
एक तो कंडीशन होगी थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब थर्मल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अधिक होगी तो कौन सी पदार्थ की कौन सी अवस्था निकल के आएगी? क्या है आपका थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। और आपका थर्ड होगा प्यारे बच्चों थर्मल एनर्जी इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। अब आपको याद रखना है, देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी यहाँ पर आएगी, कौन सी मैटर की यहाँ पर इन तीनों जगह पर कौन सी स्टेट आएगी, कैसे ये अफेक्ट करते हैं ये फैक्टर आपके। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा आपसे, देखिए जब आपका थर्मल एनर्जी अधिक हो, आप क्लियर हो रहा है थर्मल एनर्जी यानी कोई आपके पास सब्सटेंस है, कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, तो आप गर्म करते हो, इतना ज्यादा गर्म करोगे तो गर्म करने पर वो क्या होगा, पिघलेगा। पिघलने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अभी अभी मैंने बताया क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स या एटम, ग्रुप ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स या कणों का समूह होता है। तो जो कण होते हैं, तो कणों के समूह को हम तीन पार्टों में डिवाइड कर दिए, मैटर को थ्री टाइप्स में, थ्री स्टेट्स मैटर की दे दिए। अब कणों का समूह किस प्रकार होगा तो ये देखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए फर्स्ट ये है कि जब हम मैटर, किसी मैटर को, किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, इतना ज्यादा गर्म करेंगे तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे तो उनके बीच, पार्टिकल्स के बीच में दूरी अधिक हो, यानी तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कमजोर पड़ेगा। जितना ज्यादा थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यदि वीक हो जाएगा तो वो धीरे धीरे सॉलिड स्टेट यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो पिघल जाएगा और पिघलने का प्रयास करेगा। यानी जब थर्मल एनर्जी आपकी अधिक होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो वह पदार्थ की या मैटर की स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी बेटा? स्टेट होगी, याद रखना। जब क्या करते हैं किसी पदार्थ को, देखो हमारे पास पदार्थ था, सब्सटेंस है, एक पदार्थ हुआ, वो दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, दो कारक प्रभावित कर रहे हैं, प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी यदि तापीय ऊर्जा बढ़ा देते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर पड़ जाता है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जब थर्मल एनर्जी कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगी। यदि टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो उनको आपस में बांधे हुए है, तो वो क्या होगा, मजबूत होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत होता है, अधिक होता है, वह पदार्थ की सॉलिड, याद रखना। अब इसके बाद थर्मल एनर्जी इक्वल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब बराबर होंगे, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही रहता है, तो ये दोनों इक्वल रहते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अपने फ्रीडम, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रीडम रहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एक स्थान से इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी दूर दूर हो सकते हैं। जैसे गैस के पार्टिकल इतना दूर होंगे, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही है, तो इसमें क्या होगा, ये इसकी गैसियस स्टेट होगी। कौन सी स्टेट? गैसियस स्टेट।
याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तो हमने अभी स्टडी किया, इन अवस्थाएं हमने पढ़ा और इसको अच्छे से करने का प्रयास करना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस चीज को, ध्यान रखिएगा अच्छे से। देखिए, थर्मल एनर्जी जब अधिक होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना कम होगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बंधे हुए हैं, उनमें थर्मल एनर्जी टेम्परेचर जितना अधिक करेंगे, जो पार्टिकल हैं वो दूर जाने का प्रयास करेंगे, और जितना ज्यादा दूर जाएंगे यानी वो तो कौन सी स्टेट होगी, गैसियस स्टेट हो जाएगी। कौन सी स्टेट होगी, थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है, थर्मल एनर्जी अधिक है, तो कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉरी बेटा, याद रखना है। पर यहाँ पर गैसियस स्टेट पर गैसियस, थर्मल एनर्जी जब अधिक होगी, आप अपने आप समझो ना, किसी भी पदार्थ को जब आप ज्यादा गर्म करते हो तो वो क्या होता है, गैस के रूप में। जितना ज्यादा गर्म करोगे तो भाप बन करके वो क्या होगा, धीरे धीरे पहले पिघलेगा, पिघलने के बाद पहले लिक्विड स्टेट में जाएगा, लिक्विड जितना ज्यादा गर्म करोगे तो उसके और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी जो बंधे हुए पार्टिकल है एक दूसरे को बांधे हुए, वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे धीरे धीरे, और समाप्त हो जाएंगे और उड़ने का प्रयास, गैस की तरह उड़ने लगेंगे, वेपर की तरह उड़ने लगेंगे। कौन सी स्टेट हो, गैसियस। थर्मल एनर्जी, यहाँ पर थर्मल एनर्जी लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को कोई चीज ज्यादा जकड़े रहती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा तेजी से पकड़े रहता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है, तो वही स्टेट सॉलिड स्टेट होती है। अब थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब बराबर होंगे तो यहाँ पर वो कैसी स्टेट होगी बेटा, यहाँ पर लिख कर लेना, स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी, ये याद रखना, ये चीज यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था, स्टेट होगी बेटा, तो कर लेना, अच्छे ढंग से कर लेना बेटा। तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, ये लिक्विड स्टेट। तरह से आपने देखा कि तो कोई आपका मैटर होता है, मैटर को, पदार्थ को यहाँ पर अलग अलग करने का काम कौन कर रहा है, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मल एनर्जी अधिक होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो क्या इफेक्ट आएगा, थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ही ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ये थ्री टाइप्स। इस प्रकार से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट देखने को मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये बेटा, यहीं पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा का प्रयास करिएगा। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा बेटा। तो देखो, हमने क्या किया, आपको अभी अभी मैंने बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये देखो सॉलिड है, मैंने भी कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो गोले गोले हैं, ये गोले गोले ये है ना, इसमें गोले गोले जो बंधे हुए हैं बेटा, यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इनको बांधे हुए, अब आप देखो यहाँ पर गोले क्या है, जकड़े हुए हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, बहुत नजदीक हैं, इसीलिए ये सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। इनका शेप क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, और इनका वॉल्यूम भी क्या होता है बेटा, ना तो ये कम ज्यादा नहीं होते। एक बार जो सॉलिड है आपके पास, वो ये पेन है, इतना ही है, इतना ही रहेगा, ये सॉलिड है। क्या होगा, रिजिड है, रिजिड देखो, ये आपका फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम होता है।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे पे जकड़े हुए हैं, तो देखो बेटा यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट बेटा, कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड स्टेट। दूसरा पॉइंट आ जाओ लिक्विड में। अब लिक्विड में देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के लिए छोटे छोटे हैं, ये थोड़ा सा दूर दूर है, क्या है, थोड़ा दूर दूर है बेटा। यदि ये थोड़ा दूर दूर है लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में दोनों चीजें, जब थर्मल एनर्जी दी गई होगी, टेम्परेचर दिया गया होगा, तो ये पिघला हुआ होगा, पिघलने पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं पर चिपके हुए रहते हैं। तो मजबूती से, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो मजबूत होता है, वीक होता है, यानी थर्मल एनर्जी के बराबर ही होता है। जब ये दोनों बराबर होते हैं बेटा, तो यहां पर हम कर सकते हैं आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल टू थर्मल एनर्जी। जब इक्वल होता है बेटा, ये लिक्विड हो जाती है, कौन सी स्टेट होगी। के बाद देखो नॉट रिजिड कण नहीं होते हैं बेटा, नॉट फिक्स होती है, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है बेटा, याद रखना, तो वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। अब आ जाओ बेटा गैसियस स्टेट। देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितना दूर दूर है बेटा, यदि दूर दूर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल कम लग रहा है, और थर्मल एनर्जी अधिक होगी, अभी तो ये दूर दूर जा रहे हैं, टेम्परेचर करने पर भाप बनकर उड़ रहे हैं गैस पार्टिकल। तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आ जाएगा गैसियस स्टेट। ये आपकी दो अवस्थाएं, इस प्रकार से पदार्थ को थ्री स्टेट्स में हमने तो ध्यान देना, ये दो चीजें यदि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बारे में आपने समझ लिया, तो ये दो चीजें ही किसी मैटर को, किसी पदार्थ को अलग अलग स्टेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यही फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो ये बेटा आपको यहाँ पर देखो गैसियस स्टेट जो होती है वो नॉट रिजिड, कण तो होती नहीं, नो फिक्स्ड शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो इनका फिक्स शेप होता है ना तो इनका फिक्स वॉल्यूम होता है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो आपने अभी अभी देख लिया कि मैटर को बेटा हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया है। के कारण कोई मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के कारण ही स्टेट में जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मेरे। अब देखो क्या आपको भी मालूम है कि मान लो आप लोग तो जानते हो लड़कों का और लड़कियों का काम होता है, देखो लड़कों का काम होता है लड़कियों को बताना, लड़कियों का लड़कों को है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पर समझना, एक को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कर लो और एक को आप थर्मल एनर्जी समझ लो। यदि थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा, तो यानी लड़की जितना लड़के के पास आती है, लड़की जितना लड़के के पास आती है वो उतना ही ज्यादा पिघलता जाता है, पिघलता है कि नहीं पिघलता। तो यदि वो पिघलता है यानी थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर अधिक हाई हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और यदि टेम्परेचर अधिक हो रहा है तो क्या होगा, बहकावे में आ गया, गैस बन के उड़ गया बेटा। थर्मल एनर्जी अधिक होने में को पकड़ में नहीं आता, इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो पार्टिकल्स कंपेयर करो बेटा, पार्टिकल कंपेयर, सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, लूज पैक्ड होते हैं। और गैसियस, गैसेस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाते हैं। जब बेटा थर्मल एनर्जी, लड़की थर्मल एनर्जी के रूप में पास में आती है तो लड़का क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पिघल जाता है, और पिघलने के बाद धीरे धीरे वो गैस बन के यानी बहकावे में आकर फिर इधर उधर भटकने लगे, फिर वो किसी के कब्जे में नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाना भैया। यहाँ पर क्या टाइटली पैक्ड और गैसियस स्टेट क्या होती है, जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी टेम्परेचर यदि ज्यादा हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाते हैं पार्टिकल। चलिए शेप के बारे में बेटा देख लें। देखो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स, सॉलिड ये अपने आप में सॉलिड है, फिक्स है, नॉट लिक्विड, थोड़ा पिघलता है, नहीं रहता, जो थोड़ा पिघलता है वो फिक्स नहीं रहता। लड़की का फोन आता है,
हेलो, क्या कर रहे हो? खाना खाए हो? अच्छा, खाना खा लिए? इतने में लड़का खुश रहे। खाना खाने को आज पूछ, बहुत अच्छा हुआ और इतने में खुश रहता है, वो अपने आप में लड़की का फ़ोन आ जाता है, आज आपसे रात भर बात करनी, रात भर बात करनी है तो नॉट फिक्स, अपने आप में फिक्स ही नहीं है। वो क्या है? अपने आप में फिक्स। और गैस, गैस बन के तो जब उड़ गया, जब चला गया, घर से बाहर चला गया, फिर तो वो कब्जे में है ही नहीं, इंडिपेंडेंट, तो ये नॉट फिक्स। अरे बच्चों, शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है सॉलिड का, नॉट फिक्स्ड। और गैस में नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम की बात कर लें, आयतन। आयतन बेटा क्या होता है? जब तक सॉलिड होता है तो फिक्स होता है, जो होता है तब तक फिक्स होता है, फिर बट जब गैस में हो जाता है तो नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, आयतन ना उसका वॉल्यूम है फिर फिक्स नहीं रहता है। बात कर लें दृढ़ता, जब सॉलिड्स में होता है तो हाई होता है, यानी सॉलिड हाई होता है, रिजिडिटी दृढ़ मजबूती लेस हो जाती है लिक्विड में, और गैसेस में नेग्लिजिबल होती है। के बाद फोर्स की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपने अभी देखा, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है, अधिक होता है, अभी अभी आपने देखा है। इंटरमीडिएट होता है, ना तो बहुत ज्यादा होता है ना तो बहुत कम होता है, और गैस में बहुत कम होता है, वीकेस्ट होता है बेटा, ये भी याद रखना, कर लेना। फ्लूइडिटी की बात करें, नॉट अ चांस, फ्लूइड तो होता नहीं, सॉलिड जो होता है वो फ्लूइड तो होता नहीं, बहता तो है नहीं, तो आप देखते हो कि फ्लूइड होता है, गैस भी आपकी फ्लूइड फॉर्म में पाई जाती है। कंप्रेसिबिलिटी बात करें, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी उसकी तन्यता, कंप्रेस करना, खींचातानी, क्या इसको सॉलिड को हम खींच तान सकते हैं? कर सकते हैं। टाइट होता है, और गैस में हाईली कंप्रेसिबिलिटी। डेंसिटी, घनत्व की बात करें तो देखो, सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक, ये देखो, डेंसिटी में जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता है, यदि इनमें होता बेटा, के बीच में तो डेंसिटी होती है, हाई होती है, डेंसिटी घनत्व इनका हाई होता है। मान लो एक कमरे में घनत्व होता क्या, एक कमरे में 100 लोग हैं और दूसरे कमरे में 50 लोग, दोनों बराबर के कमरे हैं, तो घनत्व किसका ज्यादा होगा? इसका का घनत्व, यानी सिंपल सा, जितने पार्टिकल जितना नजदीक नजदीक होंगे डेंसिटी अधिक होगी, डेंसिटी लो होती है, और इसकी बहुत ही लो होती, वेरी लो, इंडिपेंडेंस रहते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें, नहीं होती, नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, इसमें ज्यादा डिफ्यूजन। गैस में डिफ्यूजन, यानी गैस के सिलेंडर तो फटते हैं मेरे भाई, गैस के सिलेंडर तो फटते हैं, डिफ्यूजन इनमें हाई होता है। काइनेटिक एनर्जी लो होती है, इंटरमीडिएट। और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गति करने की, मूव करने की गैसेस में अधिक, गैसेस में क्या होती है? अधिक होती है। एग्जाम्पल की बात करें, देखो सॉलिड की क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड टू टाइप के हो जाते हैं। ऑल फ्लूइड, जितने भी फ्लूइड है सभी लिक्विड होते हैं। गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये आपकी गैसेस हैं। ये आपको कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। आप, आई होप आप सभी को बेहतरीन ढंग से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, हम क्या बताए हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो आप करने का प्रयास करो, सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बेहतरीन ढंग से नोट्स का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सॉलिड में बेटा। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? सबसे पहले आपने यहां पर एक चीज लिखना होगा आपको। अब आ जाते हैं सॉलिड, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? सॉलिड स्टेट, हमें पढ़ना सॉलिड के बारे में। सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड में वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, शेप उसका फिक्स होता है। क्या होता है वॉल्यूम और शेप, दोनों चीजें आपने यहाँ पर देखी कि इसके फिक्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि वॉल्यूम और
हाँ, तो देखो हम आपने देखा कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें अधिक होता है, ये सब चीजें, ये दृढ़ होता है। तो आपने देखा, अब इसकी डिफिनेशन बनाना है तो इसके आधार पर बना लो। तो देखो सॉलिड आपको करना होगा द द स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड की द स्टेट ऑफ मैटर इन shape shape and वॉल्यूम, shape and volume are fixed। क्या होता है? state of matter in shape and volume are fixed, called solid, called solid is called solid state। देखो बेटा, अगर द स्टेट ऑफ मैटर इन शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड, यानी स्टेट ऑफ मैटर, मैटर यानी पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था का आकार से और आयतन फिक्स होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। इसी में लिख लेना है बेटा, पदार्थ की पदार्थ की वह अवस्था पदार्थ की वह अवस्था का आकार और आयतन, बहुत सिंपल डिफिनीशन, आकार और आयतन, आकार और आयतन होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है, वह पदार्थ की उस अवस्था कहलाती है, उस अवस्था कहलाती है, पदार्थ की उस अवस्था कहलाती है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम और शेप पर ध्यान रखना है आपको। का आयतन फिक्स होता है, जिसका वॉल्यूम, आकृति फिक्स होती है, आकार फिक्स होता है, उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो जिसका आकार और आयतन फिक्स होता है, उसे हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखो सॉलिड की डिफिनेशन यहाँ पर, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, सभी को दिख रहा है? गुड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड वेरी क्लोजली, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अभी मैं बता के आया हूँ, सॉलिड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ज्यादा क्लोजली होते हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें क्या होता है? बहुत अधिक होता है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? अधिक होता है। क्लोजली फिक्स होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। solid is a state of matter in which the constituent particles are arranged very closely. The constituent particles can be atoms, molecules or ions। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, constituent particles क्या हो सकते हैं? या तो एटम्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल। क्या हो सकते हैं ये? एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, कोई भी हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, गुण होते हैं, बारे में बात करेंगे। देखो, सॉलिड के बारे में पीछे काफी चीजें आप पढ़ के आओ फिर से। दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड से का, दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम ने आप डिफिनीशन बना सकते हो का, द्रव्यमान, आयतन और आकार निश्चित होता है, पदार्थ यानी
तरीके से कह सकते हो, पदार्थ की, पदार्थ यानी मैटर, मैटर की, पदार्थ की वह अवस्था का आकार, आयतन व द्रव्यमान, आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होते हैं, वह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। ये देखो, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। आपको अब मुझे लगता है कोई ठोस अवस्था पूछेगा तो आपको भूलने की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको यहीं पर बता दें हम, ये जो क्लास है आपकी, हमारी, ये हमारे कामदगिरी एकेडमी सतना के, कामदगिरी एकेडमी सतना के फाइल एप्लीकेशन के द्वारा, फाइल एप्लीकेशन में भी प्रोवाइड की जा रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं, रेगुलर क्लासेस वहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर तो आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं, तो वहां पर रेगुलर रेगुलर क्लासेस, एमसी एंड आपके एडिशनल चीजें आपको देखने को वहां पर महत्वपूर्ण कॉम्पिटेटिव एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, करवाए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको वहां पर नोट्स, पीडीएफ, रेगुलर वे पर क्लास नोट्स, ये सभी देखने को वहां पर मिलती हैं। और रेगुलर क्लासेस आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के नहीं है, तो आप आज ही जाकर के कामदगिरी एकेडमी सतना का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उस पर जाकर के केमिस्ट्री क्लास 12 बैच को परचेस करें। यह बैच आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यह ओनली 5,599 ये फीस, यानी 599 रुपए, ओनली 600, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ यह क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। शॉर्टेड वीडियोज मिलेंगे वहां पर, आप एक वीडियो को 2, 4, 6 बार, 10 बार, जितनी बार देख सकें देख सकते हैं। ये आपको 599, ये आपको रेगुलर वे पे वहां पर क्लास देखने को, तो आज ही जाकर के आप ज्वाइन करें इसको, और जल्द से जल्द ये कामदगिरी एकेडमी सतना के मोबाइल एप्लीकेशन जा करके और ऑनलाइन क्लासेस का, कामदगिरी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लें। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। का मास, वॉल्यूम और शेप क्या है? नॉन कंप्रेसिबल एंड रिजिड। क्या होते हैं? नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको। सॉलिड जो होते हैं वो नॉट कंप्रेसिबल, मैं आपको भी बता चुका हूँ। और ये रिजिड होते हैं, क्या होते हैं? कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, यानी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? ये दो मॉलिक्यूल के बीच, इंटरमॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल के अंदर के, तो इनके बीच डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। शॉर्ट डिस्टेंस बिल्कुल पैक्ड होते हैं, डिस्टेंस बिल्कुल कम होता है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट एंड हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रांग। इसीलिए के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है। देयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। Sun can only oscillate about their mean position। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर हमने का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब देखो, क्लासिफिकेशन, सॉलिड को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। ध्यान रखिएगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो आपको यहाँ पर देखने को पार्टिकल, यहाँ पर ये जैसे जिस वे पे यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर रेगुलर वे पर अरेंज है, रेगुलर वे पर अरेंज है कि नहीं अरेंज है। प्रकार ये देखो, यहाँ पर बना हुआ 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बनेंगी, फिर 3 बनेंगी। प्रकार ये रेगुलर वे पर है, पर इनकी कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एमॉर्फस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है मेरे। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। यही है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में मेजर डिफरेंस होता है। चलो अब हम नीचे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
आपने सॉलिड की प्रॉपर्टी देखी। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप ज्यामितीय आकृति है तो डेफिनिट होती है। पहला क्वेश्चन लाइन सॉलिड से बनेगा कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, शेप कैसा होता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो डेफिनिट होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब समझ लो बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का लॉन्ग रेंज ऑर्डर लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी क्रमिक व्यवस्था होती। ये देखो, मान लो ए के बाद बी, ए, इनकी लॉन्ग रेंज देखो, ए बी करके रेगुलर आ रहे हैं। बट यहाँ पर यदि एमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं बेटा हम, एमॉर्फस सॉलिड में आपको ध्यान रखना होगा, एमॉर्फस सॉलिड देखो, एक तो देख सकते हो, एक 1 गोला 2 4 5 6 6 गोले क्रम से देखो उसी तरह रेंज में। बट यहाँ पर के बाद यहाँ से कर लो, जाते हैं, कर्व हो गई, कर्व हो जाती है। ये यानी क्रमिक व्यवस्था ना हो करके ये अलग तितर बितर व्यवस्था होती है। ये आपका एमॉर्फस सॉलिड, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यार एन आइसोट्रॉपिक इन का जो नेचर होता है एन आइसोट्रॉपिक होता है, विषम दैशिकता होती है। एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक समदैशिकता और विषम दैशिकता, इनमें विषम दैशिकता, देयर प्रॉपर्टीज शो डिफरेंट वैल्यूज, देयर प्रॉपर्टीज शो डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज शो व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम, ये आपके डायरेक्शन में क्रिस्टल मेजर करते हैं। दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन का नेचर यदि आपसे पूछता है, लाइन सॉलिड का नेचर एन आइसोट्रॉपिक होता है बेटा। क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, हाँ, आगे देखो, दे हैव अ डेफिनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूजन, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। हम क्या नाम देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम सॉलिड भी कहते हैं, वास्तविक सॉलिड, सॉलिड यानी वास्तविक कहते हैं। when cut with a sharp edged, they split and the fully generated surfaces are plain and, और जो आपका क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आपका स्यूडो सॉलिड कहलाता है। अब देखो यहाँ से आगे आपका आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। दे हैव एन इरेगुलर, वहां पर क्या था, रेगुलर शेप था, रेगुलर शेप था, डेफिनेट शेप था। यहाँ पर क्या इरेगुलर शेप, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। आपका बना रहा हूं, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये देखो इधर आगे बढ़ जाता है, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, रेगुलर शेप होता है इसमें। दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ दूर तक तो रेगुलर जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, दूर तक तो रेगुलर जाता है। ऐसे मान लो ए बी, बी ए, ऐसे। अब देखो ए के बाद बी, बाद बी, ए के बाद बी, ए देखो आ गया बेटा, यहाँ पर ए बी, ए बी आ गया। देखो क्योंकि कुछ तक रेगुलर होता है, बाद इरेगुलर हो जाता है बेटा, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है और इसीलिए इसका जो
रेंज इनका ऑर्डर होता है, क्रम होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। वहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यहाँ पर आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है मेरे प्यारे। क्या होता है? शॉर्ट रेंज। they gradually soften over a range of temperature, they are isotropic in nature। देखो याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, फ्लाइन सॉलिड जो होता है एन आइसोट्रॉपिक नेचर का है, यहाँ पर आपका आइसोट्रॉपिक नेचर का है। when cut with a sharp edge, they cut in regular surfaces, they do not have definition of fusion, they are called pseudo solids। देखो तो क्या नाम देते हैं? तो सॉलिड यानी आभासी, ये आभासी सॉलिड उस कहा जाता है, आभास किया जाता है। ये आपका हो जाएगा। इस तरह से आपने समझा आपका क्रिस्टल सॉलिड, फाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड क्या होता है। अब आपको आगे जो टॉपिक पढ़ना होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड में डिफरेंस, वेरी मोस्ट टॉपिक रहेगा, बेहतरीन टॉपिक रहेगा बेटा। यहाँ से चीजें आपकी सभी क्लियर हो जाएंगी। आपको इनके डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड के बारे में करना होगा। कर डालो बेटा। तो देखो प्रॉपर्टीज, क्रिस्टल ज्योमेट्री क्या होती है ये देखना है सबसे पहले। क्या होती है? क्रिस्टल ज्योमेट्री देखने का प्रयास करेंगे। क्रिस्टल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल की ज्यामितीय संरचना। क्रिस्टल ज्योमेट्री होती है डेफिनेट क्रिस्टल से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, आया रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसका इरेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर तो यहाँ पर क्या है? डेफिनिट शेप क्या हो जाता है? रेगुलर अरेंजमेंट क्या हो जाता है? शेप डेफिनिट हो जाता है, यहाँ पर शेप क्या हो जाता है? इंडिफिनिट है। ज्योमेट्रिकल शेप तो बेटा ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट। देखो सिंपल सा, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप यानी का जो ज्यामितीय आकृति होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि जो रचना होती है वो अनियमित अरेंजमेंट। क्या होता है? अनियमित अरेंजमेंट। नियमित अरेंजमेंट। सिमेट्री भी यानी सममित क्या होती है? हैव प्लेन सेंटर एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन सेंटर और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिमेट्री। प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। प्लेन सिमेट्री और एक्सिस सिमेट्री पाई जाती है। अगला है बेटा एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नहीं। देखो आपने पीछे पढ़ा क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक होता है समदैशिकता होती है। समदैशिकता डायरेक्शन डिपेंड, यानी ये क्या होता है? विषम दैशिक, समदैशिक ना होके अलग अलग डायरेक्शन में होता है विषम दैशिक। प्रॉपर्टीज आर आइसोट्रॉपिक, इसमें क्या होता है? आइसोट्रॉपिक समदैशिक, समदैशिक प्रॉपर्टी होती है, यानी इसका फिक्स। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट में बात करेंगे। और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, डिप मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प यानी तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट का गलनांक होता है। तो तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा। फिजिकल स्टेट की बात करें, भौतिक अवस्था हार्ड एंड रिजिड होती है, हार्ड एंड कठोर और दृढ़ होता है। फिजिकल स्टेट हार्ड एंड रिजिड, कठोर और दृढ़। का क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। चलिए क्रिस्टल सिस्टम की बात करें। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का? इसमें 7 टाइप का क्रिस्टल पाया जाता है। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार का पाया जाता है? 7 टाइप का, 7 प्रकार का क्रिस्टल तंत्र पाया जाता है। नॉट हैव रेगुलर क्रिस्टल, किसी प्रकार का कोई रेगुलर क्रिस्टल सिस्टम नहीं होता है। एज की बात करें, ऑन कटिंग विथ अ नाइफ दे गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस, दे फॉर्म डिफ्यूज एंड इरेगुलर एजेस कट विथ अ शार्प नाइफ। एग्जांपल में बात करें, क्वार्ट्ज, डायमंड, एनएसीएल, जिंक सल्फाइड, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हैं। रबर, प्लास्टिक और ग्लास ये सभी आपके एमॉर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो जाते हैं। आगे देखो हिंदी में देख लो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पर हिंदी में देख लो
ये वास्तविक ठोस होते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे थे। वास्तविक ठोस में क्या पढ़ रहे थे बेटा? वास्तविक ठोस क्यों आपने वास्तविक ठोस पीछे सॉलिड क्या नाम दिया आपने? सॉलिड नाम दिया। क्या होते? अतिशीघ्र अथवा आभासी ठोस, यानी तो सॉलिड आपने नाम दिया। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न दशाओं में इनके भौतिक गुण तो होते हैं। ये देखो, भिन्न भिन्न दशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में इनकी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। इसलिए ये इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? विषम दैशिकता। क्या पाया जाता है? समदैशिकता, यानी एन आइसोट्रॉपिक बेटा। एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। क्या होता? एन आइसोट्रॉपिक नेचर होता है बेटा। का नेचर कैसा होता है? एन आइसोट्रॉपिक होता है। भिन्न भिन्न दशाओं में, डिफरेंट दशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दशाओं में कंडीशन प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ये सॉलिड में आपका एनाइसोट्रॉपिक विषम दैशिकता पाई जाती है। इनके भौतिक गुण समान होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रत्येक दशा में समान होते हैं, डायरेक्शन में समान होते हैं। ये इनमें समदैशिकता या आइसोट्रॉपिक कंडीशन पाई जाती है, पाया जाता है। समदैशिकता या आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। का गलनांक तो होता है, शार्प होता है। का ये ताप के निराश पर पिघलते हैं, टेम्परेचर पर पिघलते हैं। काटे जाने पर इनमें स्पष्ट विदलन होता है, इनमें अनियमित विदलन होता है। इनमें फिक्स विदलन जो स्पष्ट होता दिखता है, अनियमित संलयन ऊष्मा का मान निश्चित होता है, यानी फ्यूजन जो होती है, जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। कि फ्यूजन का मान नहीं होता है, अनिश्चित अलग अलग। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास किया होगा, और मैंने प्रयास किया टॉपिक को आप बेहतर ढंग से समझें। मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ मैं आपको बता दूं, कामतगिरी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके, कामतगिरी एकेडमी सतना के टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वहां से आप फेसबुक चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे आप इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, ये सभी चैनल में आप ज्वाइन करके, कामतगिरी एकेडमी के साथ ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पैसा देकर ही पढ़ें, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़कर पढ़ें। हम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने ऑनलाइन जो क्लास कामतगिरी एकेडमी सतना का मोबाइल एप्लीकेशन में जो आपको क्लासेस हमने प्रोवाइड किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, कामतगिरी एकेडमी के सतना का जो मोबाइल एप्लीकेशन है पर 599 599 में हमने क्लासेस प्रोवाइड किए हैं। 599 में क्लासेस प्रोवाइड किए हैं। आप वहां से आपको बेहतरीन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस और कंटिन्यूअसली क्लासेस, गाइडेड वीडियोज के साथ आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्यूशन, सब चीजें सॉल्यूशन आपको देखने को वहां पर मिलेगा। बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देखने को वहां पर मिलेगा। इसलिए आप लोग बैच को ज्वाइन करने का प्रयास करें। इस बैच को ज्वाइन करके बेहतर क्लास, अपनी आगे की क्लास को कम फीस से हमने आपको बैच प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। प्रत्येक बच्चा इस बैच के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कामतगिरी एकेडमी सतना के द्वारा आप सभी को मालूम होगा, कामतगिरी एकेडमी सतना का जो इस साल का रिजल्ट रहा, ये आपके हमने किया है, आप वहां पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो वहां पर प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं 97.2% 10वीं का रिजल्ट गया है। तो मध्य प्रदेश के एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड में 10वीं 9th पोजीशन, अपनी टॉप 10 पोजीशन में कामतगिरी एकेडमी के छात्र ने इसी के साथ 11वीं और 12वीं का रिजल्ट बेहतर रिजल्ट रहा। 91-92% बेहतर रिजल्ट के साथ कामतगिरी एकेडमी अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा रही है। और इस परफॉर्मेंस के साथ कामतगिरी एकेडमी ने एक संकल्प लिया है, 10वीं में जितने भी बच्चे 90% से अधिक हैं, सभी बच्चों को 11वीं और 12वीं में कामतगिरी एकेडमी के द्वारा
बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 10th में इस साल जो 10th में जो छात्र गए हुए हैं, कामतगिरी एकेडमी पढ़े हुए छात्र ने यदि 97 परसेंट मार्क्स हासिल किए हैं, तो मैं चाहता हूं प्रत्येक बच्चा कामतगिरी एकेडमी के इस बेहतर मार्गदर्शन को अपनाने का प्रयास करे। इसी के लिए कामतगिरी एकेडमी के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस को ओनली 9 के द्वारा 999 रुपए में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ 999 रुपए में मैथ और 999 रुपए में साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ओनली आपको ये अलग अलग क्लासेस रहेंगी, 2 घंटे की क्लासेस रहेंगी और अलग अलग टीचरों के द्वारा मैथ और साइंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी केवल 999 रुपए 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। या तो आप ऑनलाइन लें या आप ऑफलाइन लें, ऑफलाइन में भी यही फीस, ऑनलाइन में भी आपके लिए यही फीस रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। जब आप ऑनलाइन में इसको परचेस करते हैं तो कहीं का भी बच्चा, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं का भी बच्चा इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है और ले सकता है। बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ये न्यू बैचेस 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 जुलाई से पहले ही कामतगिरी एकेडमी सतना के मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन करके आपको ये क्लासेस परचेस कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर अनिवार्य कर देना है। 6 सीटें हैं, लिमिटेड सीट। इसी के साथ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कांटेक्ट करके इन मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके आपको ये बताया जाए कैसे क्या करना है, और या तो फिर आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, 1 जुलाई के बाद यह ऑफर एप्लीकेबल नहीं रहेगा, इसलिए 1 जुलाई से पहले तक के लिए ऑफर आप लोग प्रोवाइड किया गया है। आप बेहतर सुविधा का लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी ने जुड़कर कामतगिरी एकेडमी के साथ जुड़कर अपने बेहतर भविष्य की पहचान की है। कामतगिरी एकेडमी आप सभी के लिए बेहतर निरंतर प्रयास के साथ आप सभी के साथ जुड़कर आपको मेहनत कराने का प्रयास करेगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।